गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग भारत के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भौतिक संरचना है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की जो चट्टान है, जो किस किस क्रम में चट्टानें हैं, वो उनको हम लोगों ने देख लिया है। इसमें मुख्य रूप से भौतिक संरचना जो है उसके बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, भारत का जो भौतिक क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका वो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है। दूसरा आपका सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा आपका पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है। और चौथा जो है आपका वो तटीय भाग और द्वीप समूह है, कोस्टल एरियाज़ एंड आइसलैंड्स है। तो मुख्य रूप से ये 4 भाग हैं। और इसमें आज जो है हम लोग पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रायद्वीप जो होता है वो 3 ओर से मुख्य रूप से जल से घिरा होता है। तो अगर आप भारत के दक्षिण भाग को देखेंगे तो भारत का दक्षिण जो भाग है वो मुख्यतः पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर से है और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत का दक्षिण भाग जो है वो एक तरीके से पेनिनसुलर एरिया को फॉर्म करता है। और इसमें बहुत सारे रिलीफ हैं, नदियां हैं, बेसिन हैं। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये एक तरीके से भारत का जो है वो करीब 50% एरिया को कवर करता है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी जो प्रायद्वीपीय भारत को है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो मध्यवर्ती उच्च भूमि है और दूसरा जो है आपका दक्कन का पठार है। बेसिकली जो आपकी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटती है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो कि मध्यवर्ती उच्च भूमि हुई, और दूसरा दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। और अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड्स में भी छोटे छोटे जो हैं पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। जैसे अरावली हो गया, मालवा हो गया, विंध्याचल का क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गई, मेघालय का पठार हो गया। देखिए, इसमें जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो पार्ट है। मेघालय का पठार जो है वो यहाँ पे मालदा गैप है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से मुख्य रूप से मालदा गैप से अलग होता है। ये एक्चुअली हिमालय और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं वहाँ के इस एरिया की चट्टानों का जो है वो इरोज़न करती चली गई और यहाँ पे गैप बन गया जिसको मालदा गैप कहते हैं। और मालदा गैप जो है वो मेघालय का पठार और प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से को अलग करता है। अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की ही बात करें तो अब हम इसमें एक एक पार्ट को हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम अगर अरावली से करें तो अरावली जो है ये आपके भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आप कह सकते हैं, राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे अरावली है। अरावली मुख्य रूप से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी लंबाई जो है वो करीब 692 किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। जिसमें राजस्थान का जो है, राजस्थान में करीब आपके 80% अरावली पहाड़ का जो है हिस्सा वो आ जाता है। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हैं। और इसकी जो अभी जो इसकी सबसे ऊंची शिखर है, उसकी सबसे ऊंची शिखर जो है वो गुरु शिखर है, जो कि दक्षिणी अरावली के दक्षिणी क्षेत्र में आप कह सकते हैं इसको। और अरावली मुख्य रूप से अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर ये है। और इवन जैसे दिल्ली का जो पार्ट है, दिल्ली का पार्ट भी आपको पता होगा कि जैसे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे बना है, जो कि अरावली का ही एक क्षेत्र है। और अरावली का जो पश्चिमी साइड है, अरावली के पश्चिमी साइड को मारवाड़ कहते हैं और अरावली के पूर्वी साइड को मेवाड़ कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची शिखर बता ही दिया, गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसके अलावा अरावली पर्वत को
जो है उदयपुर में जरगा पहाड़ी है, वो उसके नाम से जानते हैं, और अलवर के पास इसको हर्षनाथ की पहाड़ी जो है कहा जाता है। अरावली विंध्याचल से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के थ्रू अलग होता है। तो ये आपका अरावली हिस्सा हो गया। अरावली, और अगर इसके बारे में नदियों की बात करें तो ये एक तरीके से जल विभाजक का काम करती है। इसमें माही और लूनी नदी जो है अरावली के पश्चिम साइड से निकलती है, और बनास नदी जो है वो पूर्वी साइड से निकलती है। माही और लूनी नदी जो आपकी है वो पश्चिम साइड से निकलती है, और बनास नदी जो है वो पूरब की साइड से ये निकलती है। अरावली के बाद अगर हम मालवा की बात करें तो मालवा का जो पठार है वो मुख्य रूप से काली मिट्टी का बना हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय विशाल चट्टानें जो आई थी, फिर उनसे काली मिट्टी फॉर्म हुआ था, और काली मिट्टी से मुख्य रूप से मालवा का पठार बना था। मालवा का पठार की अगर हम बात करें तो मालवा का पठार, अगर हम एमपी के आप मध्य प्रदेश के नक्शे को देखेंगे तो मालवा का पठार जो पश्चिमी एमपी का हिस्सा है, ये जो है पश्चिमी एमपी का हिस्सा, और राजस्थान में कोटा तक का जो हिस्सा है, कोटा के आसपास का क्षेत्र है, वो आपके मालवा वहाँ का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार कहलाता है। और इसमें अगर हम मालवा के पठार की सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो सिगार चोटी है, जो कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे जनापाव पहाड़ी भी है, जो कि आपके जहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है। तो अगर इसके हम ढाल की बात करें तो इसका ढाल जो है वो गंगा नदी की साइड, मतलब उत्तर की ओर इसका आपका ढाल पड़ेगा। और इसके जो क्षेत्र आ जाएंगे इसमें, जैसे उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, ये सब जो है आपके ये मालवा के पठार के क्षेत्र हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट्स, अगर अगले हम पर्वत की बात करें तो जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत में तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हैं, जो करीब 1100 किलोमीटर, कहीं कहीं 1085 या 1050 मिलता है, तो अप्रॉक्सीमेट 1100 किलोमीटर के आसपास आपका विंध्याचल का क्षेत्र है, जो कि बिहार के सासाराम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक ये फैला हुआ है। और इसका अक्षांशीय अगर हम विस्तार देखें तो ये 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा जो है वो विंध्याचल पर्वत से क्रॉस करती है। विंध्याचल पर्वत आपका मुख्य रूप से अगर इसको देखा जाए तो विंध्याचल पर्वत में ही आपके बुंदेलखंड श्रेणी, बघेलखंड श्रेणी और कैमूर की जो श्रेणी है वो आ जाती है। बुंदेलखंड श्रेणी अगर आप फिर एमपी के मैप में आए तो एमपी के मैप में जो आपके मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वो, और कुछ कुछ आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये आपके एमपी में आ जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जैसे हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश का वो आपका बुंदेलखंड की श्रेणी में आ जाता है। और अगर बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में मध्य प्रदेश का आपका पूर्वी हिस्सा आता है। और अगर हम एक कैमूर श्रेणी की बात करें तो कैमूर श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही शुरू होती है, और ये फिर आगे मिर्ज़ापुर वगैरह होते हुए ये बिहार के रोहतास, सासाराम तक आपकी पहुंच जाती है। विंध्याचल के बिल्कुल दक्षिण में अगर आप आए तो नर्मदा की जो है नदी बहती है, एक रिफ्ट। नर्मदा की नदी बेसिकली रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा की नदी मुख्य रूप से रिफ्ट वैली में बहती है। इसके एक साइड नर्मदा नदी है और उसके दूसरे साइड आपकी सतपुड़ा का, सॉरी, नर्मदा नदी के एक साइड में विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है और दूसरे साइड में आपकी सतपुड़ा का क्षेत्र है। अगर हम नर्मदा विंध्याचल से फिर हम आगे बढ़ें तो छोटा नागपुर का जो है वो क्षेत्र आता है। छोटा नागपुर का पठार को आप भारत का रूर कह सकते हैं। खनिज मटेरियल में
भारत में अगर सबसे ज़्यादा खनिज मटेरियल होता है तो वो यहीं पे होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इसको कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से आपके झारखंड का हिस्सा, कुछ उसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी है, वो आपके छोटा नागपुर के पठार में आ जाता है। और इसका अगर हम सीमा की बात करें तो सोन नदी जो है वो छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा बनाती है, दामोदर इसके मध्य से बहती है, और महानदी जो है इसकी दक्षिण सीमा जो है वो बनाती है। और दामोदर इसके मध्य में बहती है। इसकी जैसे दामोदर के ऊपर आप उत्तर की ओर देखेंगे तो हज़ारीबाग का क्षेत्र है, कोडरमा का क्षेत्र है, और दक्षिण में आपका रांची का जो पठार है वो फैला हुआ है। छोटा नागपुर के पूर्व में एक राजमहल का जो है वो राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं, और राजमहल की पहाड़ियाँ के बाद छोटा नागपुर का पहाड़ की बात की कि छोटा नागपुर के पहाड़ की अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है, पारसनाथ की चोटी है, वो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी आपकी जैसे गुरु शिखर हो गई, मालवा की सबसे ऊंची चोटी आपकी सिगार चोटी हो गई, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी आपकी सद्भावना शिखर हो गई, छोटा नागपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी पारसनाथ की पहाड़ी हो गई। इसके अलावा जब आप और पूर्व की ओर जाएंगे तो मेघालय का पठार पड़ेगा। मेघालय का पठार मुख्य रूप से इसे आपको बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और ये मालदा गैप से आपके प्रायद्वीपीय भारत से अलग होती है। मेघालय के पठार में अगर देखें तो गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 आपकी पहाड़ियाँ आती हैं। मेघालय के पठार से और पूरब की ओर चलेंगे तो आपको मिकिर की पहाड़ी मिलेगी, और मिकिर की पहाड़ी के ही दक्षिण के भाग को हम लोग रेंगमा की जो पहाड़ी है वो कहते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया। और सेंट्रल हाईलैंड्स के बाद अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का जो पठार है वो उसमें सतपुड़ा श्रेणी आती है। सतपुड़ा श्रेणी आपको ऐसे बताया कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में आपके नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी बहती है। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो विंध्याचल के बिल्कुल समानांतर मूव करती है। गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी है, गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी है। उसके आप मध्य में आएंगे, अगर सतपुड़ा के मध्य में आएंगे तो सतपुड़ा के मध्य में महादेव की पहाड़ी है, जिसकी कि सबसे ऊंची शिखर जो है वो धूपगढ़ है। और पुनः आप इसके पूरब की ओर जाएंगे तो इस मैकाल की पहाड़ी आपको मिलेगी, और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है करीब 1300 मीटर है, और अमरकंटक की ऊंचाई 1066 मीटर के आसपास है। अमरकंटक से आपकी 3 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक अगर पूरब की ओर देखें तो आपकी अमरकंटक के पश्चिम की ओर देखें तो आपकी नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है, और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है, जो कि एक अरीय प्रवाह जो है, अरीय अपवाह, रेडिकल ड्रेनेज का उदाहरण ये आप कह सकते हैं। तो ये महानदी हो गई। महानदी के बाद अगर आप महाराष्ट्र के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र का पठार जो है उसको भी आप पुनः छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये अजंता की पहाड़ी हो गई, अजंता की पहाड़ी के पूर्व में आपकी सतमाला की पहाड़ी हो जाती है, और इसके बाद ये गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र के पठार में बहती है। इसके बाद बालाघाट की पहाड़ी हो जाती है, और इसके बालाघाट के पूर्व में देखें तो हरिश्चंद्र का जो श्रेणी है वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। इसके बाद भीमा नदी जो है वो बहती है, और पुनः अगर भीमा नदी दक्षिण की ओर जाए तो महादेव का जो पर्वत श्रेणी है वो मिल जाता है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के ही हिस्से में फैली हुई है, और यह आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से बनी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे
काली मिट्टी भी मिलती है। महाराष्ट्र के बाद अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका का जो पठार है वो मुख्य रूप से कर्नाटक के ज़िलों में और केरल के कोझिकोड ज़िलों में कर्नाटक का पठार है वो मुख्य रूप से फैला हुआ है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक के पठार कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी क्षेत्र है उसको मलंद कहा जाता है और फिर दक्षिणी सिरे को मैदान कहा जाता है। अगर हम कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। इसके अलावा अगर हम पूरब की ओर आए तो महानदी बेसिन पड़ता है। महानदी बेसिन जो है वो मुख्य रूप से आपके छत्तीसगढ़ के मैदान को कहते हैं। महानदी बेसिन के पश्चिम में आप देखेंगे तो मैकाल की पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो छोटा नागपुर की पहाड़ी है। और इसके अलावा महानदी का बेसिन जो है अगर उसके महानदी बेसिन के उत्तर में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जिसमें कि आपका लोरमी का पठार है, पेंड्रा का पठार है, छुड़ी पहाड़ी है, राजगढ़ की पहाड़ी है। और जो महानदी बेसिन का दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे राजहरा की पहाड़ी है। और ये जो बीच का क्षेत्र है वो मैदान है जिसमें कि कोरबा का क्षेत्र कहा जाता है जो कि कोयले के लिए आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। महानदी के अगर आप और पूरब की ओर जाएं तो बेसिकली उड़ीसा का पठार है, इसको गरजात की पहाड़ी भी कहते हैं। और उड़ीसा का पठार की अगर पूरब की बात करें तो उड़ीसा का पठार के पूरब में उत्कल का मैदान है जो कि काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। और फिर महानदी के नीचे आ जाए तो एक दंडकारण्य मिलता है, दंडकारण्य का क्षेत्र है। दंडकारण्य का जो मैदान है वो मुख्य रूप से उड़ीसा के कालाहांडी का जो क्षेत्र हो गया वहाँ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का बस्तर का जिला हो गया और आंध्र प्रदेश का दक्षिण गोदावरी का जो जिला है वहाँ पे आपका दंडकारण्य का क्षेत्र मिलता है। ये वाला जो पोर्शन है आपका वो आपका दंडकारण्य का हिस्सा हो गया। और दंडकारण्य में बैलाडीला की श्रेणी मिल जाती है जहाँ पर कि अबुझमार पहाड़ियाँ हैं। और वहाँ का लोह अयस्क काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ जो कि जिसकी सप्लाई जो है वो भिलाई पावर प्लांट में मुख्य रूप से होती है। दंडकारण्य के बाद आपका तमिलनाडु का जो बिल्कुल दक्षिण में आएंगे तो वो तमिलनाडु का पठार आपको मिलेगा। तमिलनाडु का पठार में बहुत सारी आपकी पहाड़ियाँ हैं। और अगर हम इसको पहाड़ियों को अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर हम सजाएं तो हमको पहले जवादी की पहाड़ी मिलेगी, फिर शेवराय की पहाड़ी मिलेगी, फिर कलरायन की पहाड़ी मिलेगी, उसके अलावा नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी। नीलगिरी का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आपका वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक तरीके से आके मिलते हैं। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको डोडा बेटा कहा जाता है जो कि 2636 मीटर ऊंची है। नीलगिरी के बाद पालघाट का आपको दर्रा मिलता है। और पालघाट के दर्रे के बाद अगर हम बात करें तो अनईमुडी पर्वत तंत्र मिलता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 पहाड़ियों से मिलकर के बना है। पालघाट के बाद आप देखेंगे उत्तर की ओर से जो है वो अन्नामलई की पहाड़ी आती है और दक्षिण में उसकी कार्डमम की पहाड़ी, ये जो है इलायची की पहाड़ी वो है। और उत्तर पूर्व से आपकी पलनी की पहाड़ी आती है। और ये तीनों मिलके जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है, उसका फॉर्मेशन होता है जिसकी की ऊंचाई 2696 मीटर है। कार्डमम के पहाड़ी के बाद आपको एक सिनकोटा दर्रा मिलेगा। सिनकोटा दर्रा के बाद फिर आपको नागरकोयल की पहाड़ी मिलती है। अगर दर्रा की बात करें तो एक तो आपका जैसे पालघाट का दर्रा हो गया, इसके अलावा थालघाट और भोरघाट का भी दर्रा है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। एक नासिक के पास है, थालघाट जो है वो नासिक के पास है और भोरघाट जो है वो पुणे के पास है।
इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी है। पश्चिमी घाट जो है आपका, इसकी लंबाई आपकी 1600 किलोमीटर है, जो कि ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत का प्रॉपर हम शेप की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का प्रॉपर शेप जो है वो इस तरीके से है। ये आपका पश्चिमी घाट हो गया और ये कुछ ढलान लेता हुआ है पूर्वी, और ये पूर्वी घाट हो गया, फिर नीचे आ गया। तो जितनी भी आप देखेंगे नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम जो नदियां हैं वो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। कुछ ही नदियां हैं जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, ये सब जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। बाकी रेस्ट जो नदी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पश्चिमी घाट जैसे 1600 किलोमीटर लंबा है, और ये अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो नॉर्थ में, उत्तर में ये करीब 50 किलोमीटर ही चौड़ा है, और दक्षिण में ये लगभग 65 से 80 किलोमीटर के आसपास जो है ये चौड़ा हो जाता है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो गोवा के पास 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है गोवा के पास, वो आपको सह्याद्री को, जो पश्चिमी घाट है उसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की अगर हम सबसे ऊंची शिखर की बात करें तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कल्फू बाई है, और दक्षिण सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कुद्रेमुख है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो यह महानदी के दक्षिण से शुरू होकर के आपके पश्चिमी घाट तक आता है, जो करीब 1300 किलोमीटर लंबा क्षेत्र हो जाता है। और महानदी, इसका जो पूर्वी घाट का जो उत्तरी सिरा है वो करीब 190 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, और पश्चिमी का जो, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो 80 से 85 किलोमीटर के आसपास का ही क्षेत्र है। और इसके अगर हम सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो जिंतगड़ा जो है, ये सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। ये इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, और विशाखापत्तनम जो 1680 मीटर है, ये इसकी दूसरी पर्वत शिखर है। ओके, ये था आपका पेनिनसुलर इंडिया। थैंक यू।